हाय गाइस, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस हफ्ते स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीज़न और हर सीज़न की तरह ये सीज़न भी काफ़ी एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। क्या जो पिछले सीज़न की जो टीम्स थी उन्होंने अपने डेफिशिएंसीज को, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके वो एक स्ट्रॉन्ग टीम्स बन के आ रही हैं, और जो इस सीज़न की जो टेबल रहेगा वो कैसे दिखने में कैसे लगेगा। और हम ये भी देखेंगे कि इस सीज़न के जो रेलीगेशन कंटेंडर्स हैं वो कौन रहेंगे और वो क्यों रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट से, यानी प्रीमियर लीग के रेलीगेशन स्क्रैप से। मेरे हिसाब से इस सीज़न के रेलीगेशन स्क्रैप में पड़ने वाले हैं वोलवरहैम्पटन वांडरर्स, एवर्टन, लुटन टाउन और बोर्नमाउथ। लुटन टाउन को हम साइड में रख देते हैं। वोलवरहैम्पटन वांडरर्स, एवर्टन और बोर्नमाउथ जो है, उन तीनों में सिर्फ एक मेन प्रॉब्लम मुझे कॉमन लग रही है, वो है इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स की बात कर जाए तो वुल्स ने जो है उन्होंने रूबेन नेवेस और राउल हिमेनेस को लूज़ किया है इस सीज़न, और उनको एडिक्वेटली रिप्लेस नहीं किया है उन्होंने। हालांकि कुछ साइनिंग्स उन्होंने किया है, पर वो उतने कन्विंसिंग और अश्योरिंग नहीं दिख रहे हैं। और बोर्नमाउथ की बात किया जाए तो वो पिछले सीज़न उन्होंने ऐसे तैसे करके रेलीगेशन को अवॉइड कर लिया था। एवर्टन ने भी वैसा ही किया था कुछ, पर इस सीज़न जो साइनिंग्स रिक्वायर्ड थी, जो प्लेयर्स उन टीम को इम्प्रूव कर सकते थे, उन्होंने उन प्लेयर्स को नहीं लिया है। हालांकि एवर्टन ने डंजुमा को लिया है। उन्होंने स्पर्स में लास्ट सीज़न उतना अच्छा नहीं किया है उन्होंने, और स्पर्स की जो प्रेशर लेवल है वो अलग रहती है, और अभी वो एवर्टन में खेलने वाले हैं तो इसमें भी एक अलग लेवल का ही प्रेशर रहता है, क्योंकि सर्वाइविंग अ रेलीगेशन स्क्रैप इन अ प्रीमियर लीग इज़ नॉट ईजी। तो ये देखना पड़ेगा कि डंजुमा अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, वो अपने टीम को कैसे कैरी करते हैं। अगर उनको इस प्रीमियर लीग में सर्वाइव करना है तो उनको गोल्स लाना पड़ेगा अपने गेम में, और वो कैसे अपने गेम को अपने एक एवर्टन के सिस्टम में आप वो कैसे सेट हो जाते हैं। हालांकि एवर्टन की जो मैनेजर है शॉन डाइच, वो बहुत ही एक अच्छे मैनेजर हैं। हमने देखा है उन्होंने बर्नली में कैसे काम किया था। उनकी जो मेनली डिफेंसिव टैक्टिक्स रहती हैं वो उनके लिए ही जाने जाते हैं, और उनको एक अच्छा सा प्री सीज़न भी मिला है। उनकी जो डिफेंसिव टैक्टिक्स थी, उनकी जो रफ हाउस टैक्टिक्स करके जो बोलते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक अच्छा सीज़न भी मिल गया है। पर मेरे हिसाब से दे विल if Everton get into a relegation scrap, or if they are relegated, it will be not because of Sean Dyche, but it will be because of the signings they didn't do. They should have done at least a few good signings, but they haven't done anything of as of it. तो बोर्नमथ भी जो है, उन्होंने एक लेफ्ट बैक पे एक अच्छा प्लेयर लिया है। उन्होंने मिलोस करकेस, वो एक अच्छे यंग लेफ्ट बैक है, पर उनसे ही वो उन पे टीम डिपेंड नहीं कर पाएगी। उनको और दूसरे जगहों पे प्लेयर्स लाने थे। उन्होंने सैसुओलो से भी एक अच्छा प्लेयर उन्होंने लिया है, एक अटैकर लिया है उन्होंने, पर टीम जो है वो 11 प्लेयर से बनता है, वो ना कि एक दो प्लेयर से। हाँ, वो उनको लगेगा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं इस सीज़न, पर अगर वो comparatively, if they look at the other mid-table teams at what they are doing, they have done very less. वुल से उन्होंने अपने सैक कर दिया है उन्होंने, और एक नए मैनेजर को लेके आए एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, जब अभी प्रीमियर लीग सीज़न 1 हफ्ते 10 दिन बचे हैं। वो मैनेजर को सैक कर देना और एक नए मैनेजर को लाना, उनके साथ अपनी जो फ्रेश आइडियाज़ लेके आएंगे, तो उन आइडियाज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे प्लेयर्स, ये बहुत ही टाइम लगता है कि प्लेयर्स अचानक से एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको एक प्री सीज़न नहीं मिला है इस नए मैनेजर्स के साथ। तो वो भी एक हिंड्रेंस रहेगा वोल्वरहैम्पटन्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि वोल्वरहैम्पटन, लुटन टाउन, बोर्नमाउथ और एवर्टन, ये चारों के चारों टीम रेलीगेशन स्क्रैप में पड़ेंगी। लुटन टाउन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक रिलेटिवली यंग साइड है, या रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस साइड है प्रीमियर लीग में, तो शायद उनके लिए इस सीज़न बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये 4 टीम मेरे हिसाब से रेलीगेशन स्क्रैप में पड़ने वाली हैं। इस वीडियो में ना हम मिड टेबल टीम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि द टीम्स विच आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर यूरोप एंड they are not even in the relegation zone, they are not even getting relegated, तो उनके लिए
ये जो रीज़न रहेगी वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट रहेगी, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कौन से टीम्स जो हैं वो यूरोपियन स्पॉट्स के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। हालांकि इस सीज़न जो है वो एक एक्स्ट्रा चैंपियंस लीग स्पॉट आ गया है, तो टॉप 5 टीम्स जो है वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। मेरे हिसाब से चेल्सी, लिवरपूल, न्यूकासल, ब्राइटन और स्पर्स जो है वो ये जो 4 स्पॉट्स हैं उनके लिए compete कर पाएंगी। मेरे हिसाब से अगर हम चैंपियंस लीग की बात किया जाए तो चेल्सी, लिवरपूल और न्यूकासल वो जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन जो है उनके लिए compete करेंगी। ब्राइटन को मैं इस ब्रैकेट में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि क्योंकि वो जो है उनको इस सीज़न यूरोप में खेलना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वो वीक इन वीक आउट जो है उनकी जो गेम्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। वो कैसे अपने प्लेयर्स को कंडीशन रखते हैं, यानी कैसे ये प्लेयर्स की जो फिजिक है वो कैसे रहेगी, और वो कैसे अपने जो एक रिदम, एक टेम्पो में खेलते हैं वीक इन वीक आउट, वो क्या अपने उस टेम्पो को, उस रिदम को वो उस लेवल पे बना के रख पाएंगे जो वो पिछले सीज़न उन्होंने किया था। वो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ही एक एक्सक्रूशिएटिंग और वो बहुत ही एक मेंटली भी बहुत टैक्सिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे जाके यूरोप में जाके खेलना और आके यहाँ पे प्रीमियर लीग पे भी 100% देना, तो फॉर अ प्लेयर्स हु आर रिलेटिवली न्यू टू प्लेइंग इन यूरोप यानी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स जो है उसमें खेलना और आके प्रीमियर लीग में भी खेलना उनके लिए बहुत एक मुश्किल बात बन जाती है। तो उससे वो अपने 100% पे खेल नहीं पाएंगे। हालांकि ब्राइटन ने कुछ अच्छे साइनिंग्स किए हैं, मोहम्मद दाऊद हो गए और जेम्स मिलर और जुआओ पेड्रो, बहुत ही एक अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने टीम को स्ट्रेंथन किया है। पर मुझे ये नहीं लगता कि वो पिछले सीज़न उन्होंने जो अचीव किया था उस सीज़न से भी वो अच्छा फिनिश कर पाएंगे। और हम अभी चैंपियंस लीग स्पॉट्स को देख लें तो 4th 5th आ जाएंगी। तो अभी मेरे हिसाब से 4th 5th को जो है चेल्सी, लिवरपूल और न्यूकासल आ सकती हैं। न्यूकासल की भी ब्राइटन की तरह मेन वही प्रॉब्लम रहेगी कि वो कैसे एक वीक इन वीक आउट चैंपियंस लीग में खेलेंगे और आके प्रीमियर लीग में परफॉर्म करना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस चेल्सी जो है वो अभी इस सीज़न कोई भी यूरोपियन कंपटीशन नहीं खेल रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको अपने प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए बहुत अच्छा होगा, और जो पोचेटिनो जो है उनको टाइम मिलेगा कि वो कैसे आने वाले टीम्स जो है उनको उनके सामने वो कैसे अपनी टीम को रख पाएंगे, वो कैसे अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो कैसे अपने टीम, अपने वैल्यूज़ को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रहने के कारण जो है प्लेयर्स भी फ्रेश रहेंगे, और जो दूसरी जो अपोजिशन रहेगा, स्पेशली इफ़ दे आर प्लेइंग इन यूरोप, उनके लिए थोड़ा सा वो एक अपर हैंड बन जाता है चेल्सी का। तो इससे क्या हो जाएगा, एक एडवांटेज हम कह सकते हैं चेल्सी के लिए इस सीज़न। और लिवरपूल अगर जो है वो अपने डीएम्स के पोजीशन यानी डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन को तो वो स्ट्रेंथन कर जाते हैं, और दूसरा कोई मिडफील्डर लाते हैं तो उनकी जो टीम की बैलेंस है वो अच्छी बन जाएगी। या तो वो टीम अगर वो सिर्फ ही लाते हैं और कोई भी दूसरे प्लेयर्स को साइन नहीं करते हैं इस विंडो, तो लिवरपूल का स्क्वाड जो है वो बहुत ही एक पेपर थिन स्क्वाड है। उनकी नंबर्स उतने नहीं हैं। अगर 1-2 प्लेयर्स को इंजरी हो जाता है तो उनको कौन कवर देगा, उन कवर देने के लिए भी उनके पास कोई प्लेयर नहीं बचेगा। उनको अपने एकेडमी में देखना पड़ेगा। अभी कैसे उन्होंने कॉनर ब्रैडली या तो बैटसेटिच उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और वो रिलेटिवली यंग इनएक्सपीरियंस प्लेयर होने के कारण थोड़े परफॉर्मेंस में भी डिप आ जाएगा शायद। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि लिवरपूल इफ़ दे साइन 2 डीएम्स उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी की जो प्री सीज़न थी वो काफ़ी अच्छी थी, और चेल्सी अभी ऐसे लग रही कि जो हर कोई भी है टीम में वो बहुत ही करीब आ गए हैं। जो टीम की जो मोरल है, वो जो मेंटालिटी है, वो सब बहुत ही एक अच्छे लेवल, अच्छे मूड पे है। हालांकि एंकुंकू की जो इंजरी है वो थोड़ा सा सेटबैक मान सकते हैं हम, पर अभी अगर चेल्सी जो है टाइलर एडम्स को उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया है, उनकी जो डिफेंसिव मिडफील्डर की जो स्पॉट्स थी, जो होल पड़ गए थे डिफेंसिव मिडफील्ड का एंगोलो कांटे जाने के बाद, वो
फिलअप हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एंजो फर्नांडिस को बहुत ही फ्री मूवमेंट, वो एक एज अ नंबर 8 खेल सकते हैं, तो इससे एक अटैकिंग आउटलेट भी बन जाएगा चेल्सी का। तो मुझे ये लग रहा है कि चेल्सी इस सीज़न 4th फिनिश करेंगी और 5th स्पॉट के लिए लिवरपूल और न्यूकासल फाइट करेंगे। न्यूकासल भी उन्होंने अच्छे साइनिंग्स किए हैं, उन्होंने टोनाली को लेके आए हैं और हार्वी बार्न्स हो गए, अभी तो लिवरामेंटो को भी लेके आए उन्होंने। तो अच्छी टीम दिख रही है न्यूकासल की। पर वही बात हो गई कि क्या वो वीक इन वीक आउट चैंपियंस लीग की जो जर्नीज, जो ट्रिप्स रहती हैं, उनको वो कैसे झेल पाएंगे, कि क्या कैसे प्लेयर्स अपने आप को मोटिवेट रख के वही परफॉर्मेंस जो उन्होंने पिछले सीज़न की जो परफॉर्मेंसेस थी वो कैसे रिपीट कर पाएंगे। तो ये जानते हैं कि लिवरपूल जो है, उनके पिछले सीज़न भी उनकी जो टीम थी वो बहुत ही थिन हो गई थी, क्योंकि सेंटर बैक्स में उनकी इंजरीज आ गई थी, मिडफील्ड में इंजरीज आ गई थी। वो उन्होंने कैसे तैसे करके एक फिर भी अपना सीज़न को बचा लिया उन्होंने, वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर गए। तो इससे हम लिवरपूल को तो डिस्काउंट कर ही नहीं सकते, वो कैसे तैसे करके भी गेम में आ ही जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये लगता है कि चेल्सी लिवरपूल जो है 4th 5th स्पॉट अक्वायर कर लेंगे। न्यूकासल मुझे लग रहा है 70-30, यानी 70% दे वोंट क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग एंड 30% दे विल क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। बट मुझे ये लग रहा है कि 4th 5th जो है वो 4th चेल्सी और 5th लिवरपूल हो जाएगी इस सीज़न। अभी आते हैं जूसियस पार्ट पे, दैट इज़ द टॉप 3 ऑफ द प्रीमियर लीग। मेरे हिसाब से ये सीज़न भी मैन सिटी ही डोमिनेट करेगा। ये सीज़न का जो प्रीमियर लीग का टाइटल है वो मैन सिटी का ही है, क्योंकि मैन सिटी का टीम एक ऐसी टीम है, हम उसको एक वेल ऑयल्ड मशीन बोल सकते हैं, क्योंकि उस मशीन में फ्लॉज ही नहीं है। एक दो गिन चुन के जो डिफेंस में फ्लॉज थे उन्होंने उनको कवर कर दिया है ग्वार्डियोल के साइनिंग से। और उनकी जो 2 क्रूशियल फिगर्स थे, मारेज और गुंडोगन, उनके जाने के बाद भी उन्होंने एक अच्छा कवर है उनके पास अभी। मैटियो कोवाचिच मिडफील्ड में कवर दे देंगे, और वो लुकास पैकेटा फ्रॉम वेस्ट हैम, उनसे भी बात चल रही है उनका। तो ये 2 प्लेयर आने से उनकी जो मिडफील्ड की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। और जो महारेस की जाने के बाद वो जो राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड पे एक जगह खाली पड़ गई है, तो उसको अल्वारेज और फोर्डन दो इजीली अक्वायर कर सकते हैं और उनको भी गेम टाइम मिल सकता है इस सीज़न। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको भी अच्छा होगा और मैन सिटी को भी एक नए प्लेयर लाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो फिर भी एक राइट विंगर, एक राइट मिडफील्डर देख रहे हैं। अगर वो उस प्लेयर को भी लाने में सक्सेसफुल बन जाते हैं तो उनकी टीम और अच्छी और एक बेहतरीन टीम बन जाएगी। आई थिंक नो टीम इन द प्रीमियर लीग कैन compete with मैन सिटी on the basis of quality. They are just top world class. वो उनको कोई छू भी नहीं सकेगा इस सीज़न। और मैं सेकंड स्पॉट पे देखता हूँ मैन यूनाइटेड को। मैन यूनाइटेड ने भी अच्छे साइनिंग्स किए हैं इस सीज़न। मेसन माउंट, हॉयलैंड हो गए, एंड्रे ओनाना। उनकी जो गोल कीपिंग की जो मेन प्रॉब्लम थी लास्ट सीज़न, जो टेन हाग थे वो डेविड डी गया से बहुत ही नाराज़ रहते थे, क्योंकि डेविड डी गया इज़ अ एक्सेलेंट शॉट स्टॉपर, बट उनकी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। टेन हाग की जो सिस्टम है उसमें वो गोलकीपर को एज अ डिफेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हाईलाइन की जो प्रेस है उसमें वो ये चाहते हैं कि अपने गोलकीपर जो है वो भी आके डिफेंडर्स को असिस्ट करें या डिफेंडर्स को पास करें। एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, एक्स्ट्रा मैन इन द आउटफील्ड बने और वो कैसे अपने बॉल्स की, अपने टीम की जो बॉल प्रोग्रेशन रहती है वो कैसे हेल्प करें। तो इसमें ओनाना एक अच्छे साइनिंग है, क्योंकि उन्होंने टेन हाग के अंडर खेला था एयाक्स में, तो इससे उनका गोलकीपिंग का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया अभी। और मिडफील्ड में जो क्रिश्चियन एरिक्सन करते थे वो अभी मेसन माउंट करेंगे। उनकी जो मेन एरिया थी सेंटर फॉरवर्ड की वो भी सॉर्ट आउट हो गई है रास्मस हॉयलैंड। हालांकि ये एक रिलेटिवली यंग प्लेयर है, पर फिर भी टेन हाग उनको मोल्ड कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्लेयर बना सकते हैं। वो उनको इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से वो रास्मस हॉयलैंड को मोल्ड कर सकते हैं। तो
इनका जो मेन स्ट्राइकिंग पोजीशन था, एक इशू था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया है अभी। और आर्सेनल को मैं थर्ड स्पॉट पे देखता हूँ, क्योंकि आर्सेनल जो है वो बहुत साल हो गया उनको चैंपियंस लीग में खेले हुए। आर्सेनल जो है वो सिर्फ ग्रुप स्टेज में खेलने से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो मिनिमम ये चाहेंगे कि वो क्वार्टर फाइनल तक जाए। तो इस प्रेशर में मुझे ये लगता है कि क्या प्लेयर्स जो है वो सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन रख पाएंगे कि वो कैसे पिछले सीज़न उन्होंने दे वेंट फॉर द प्रीमियर लीग। हालांकि पहले पहले दिखने को मिलेगा, पर जैसे जैसे गेम्स और बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उनको चैंपियंस लीग में भी, चैंपियंस लीग द इंटेंसिटी ऑफ चैंपियंस लीग इज़ वेरी हाई, कि सेम इंटेंसिटी में चैंपियंस लीग में खेलना और उसी इंटेंसिटी से प्रीमियर लीग में खेलना शायद अडॉप्ट होने में आर्सेनल को टाइम लगेगा। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से थर्ड स्पॉट पे फिनिश करेंगे। हालांकि आर्सेनल ने बहुत अच्छे साइनिंग्स किए हैं, डेक्लन राइस और काई हैवर्ट्स हो गए अभी तो डेविड राय को भी लेके आ रहे हैं एज अ कॉम्पिटिशन फॉर आरन रामस्डेल। तो इससे क्या हो जाता है, टीम जो उनकी अच्छी है, और जूरियन टिम्बर के आने से भी उनको एक सेंटर बैक और राइट बैक पे भी कवर मिल रहा है उनका। टीम तो काफ़ी अच्छी है उनकी, पर मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग के रहने से थोड़ा सा इंटेंसिटी में ड्रॉप लग सकता है मुझे। तो इसलिए मेरे टॉप 1 2 3 रहेंगे मैन सिटी, मैन यूनाइटेड और आर्सेनल। इन सब के अलावा मुझे इस सीज़न बर्नली को देखना है। बर्नली स्पेशली क्योंकि वहाँ पे विंसेंट कॉम्पनी और क्रेग बेलेमी ने जो काम किया है वो बहुत ही एक अच्छा काम है। क्योंकि जैसे हम जानते थे कि बर्नली जो है वो अपने डिफेंसिव मेथड्स और जो एक रफ हाउस टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट करता था, पर अभी वो एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने लगा है। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है कि कैसे करेगी बर्नली इस सीज़न। देखने एक अजीब सी जोड़ी है बर्नली में, क्रेग बेलेमी और विंसेंट कंपनी। विंसेंट कंपनी हालांकि एक काम एंड कंपोज पर्सन है, पर क्रेग बेलेमी जो है हम सब जानते हैं कि वो कैसे एक एक्सेंट्रिक प्लेयर थे अपने प्लेइंग डेज में। तो ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पुराने प्लेयर्स हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी रहता है उनके साथ। तो वो कैसे आके एक टीम की जो कोर फिलॉसफी थी बर्नली की, उन्होंने उसको ही चेंज कर लिया। अभी वो एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे इस सीज़न। हालांकि बर्नली ने थोड़े अच्छे साइनिंग्स भी किए हैं, तो वो टीम भी थोड़ी इम्प्रूव्ड लग रही है अभी ऑन पेपर। तो वो क्या कैसे करेगी ये सीज़न, और वो क्या आते ही टॉप 10 फिनिश के लिए आई करेगी, या तो एक मिड टेबल से वो अभी खुश रह के अगले सीज़न और बिल्डअप करके अपने और इन्वेस्टमेंट लाके वो कैसे क्या वो टॉप 10 फिनिश करने का सोचेगी। तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। हालांकि मैं चेल्सी फ़ैन हूँ, पर आई थिंक बर्नली विल बी एन एक्साइटिंग टीम टू वॉच दिस ईयर। तो ये थी मेरी वर्डिक्ट इस प्रीमियर लीग सीज़न का। मैं टेबल फिर से दोहरा देता हूँ। टॉप 1 पे मैं मैन सिटी, टॉप 2 मैन यूनाइटेड, टॉप 3 आर्सेनल, 4th चेल्सी, 5th लिवरपूल और न्यूकासल की मैंने क्या कि कैसे 70-30 चांस में देखता हूँ। और 6, 7, 8 पे जो है वो मैं ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड और स्पर्स को देख रहा हूँ। और रेलीगेशन स्क्रैप में जो है मुझे ऐसा लगता है कि वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, लुटन टाउन, एवर्टन और बोर्नमouth आएगा। तो ये सीज़न देखना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बीइंग अ चेल्सी फ़ैन कि कैसे चेल्सी जो है वो अपने पिछले सीज़न की जो लीग पोजीशन थी, ऑब्वियसली वो इम्प्रूव तो करेगी, पर कैसे एक चेल्सी इस सीज़न जो है वो एक रिलेटिवली यंग टीम है। दे आर द यंगेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग दिस सीज़न। तो कैसे एक यंग प्लेयर्स की जो ग्रुप है वो कैसे करके आगे जाएंगे और वो कैसे टीम में परफॉर्म करेंगे, ये देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीज़न। आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हैं, और आप अपनी टीम की जो फिनिश है वो किस पायदान पे देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही फुटबॉल पे और वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहेगा। अगर आपके फुटबॉलिंग फ्रेंड्स है या तो कॉलीग्स है जिनको फुटबॉल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहेगा। दिस इज़ सुभाष यादव, साइनिंग ऑफ।